हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। तो आज अपन देखेंगे मौलिक अधिकार कौन सा, पांचवा। ठीक है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ठीक, एजुकेशन एंड कल्चर। इससे पहले अपन ने कितने देख लिए थे? 19 से 18 19 से 28 तक आर्टिकल पिछले वीडियो में अपन ने समझ लिए थे। ठीक है, उसमें 2-3 आ गए थे, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार आ गया था। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो तीनों अपने कंप्लीट हो गए पिछले वीडियो में। ठीक है, अपना कौन सा रह गया? पांचवा रह गया है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, और 32 में राइट टू रेमेडीज। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो वो भी समझेंगे। और 33, 34, 35 तीनों वो भी अपन समझेंगे। ठीक है, अच्छे से। तो क्या आर्टिकल में देखो, इसमें क्या है? अपना पांचवा मौलिक अधिकार। ठीक है, 4 अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब पांचवा मौलिक अधिकार क्या है अपना? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, याद रखना। आर्टिकल कितने में? आर्टिकल 29 एवं 30। ठीक, तो ये याद रखना, एजुकेशन एंड कल्चर। ठीक है, तो समझो इसमें क्या है। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे अपने इंडिया में धर्म के आधार पर माइनॉरिटी होती है, भाषा के आधार पर। दो ही तरीके से अपने यहाँ पर माइनॉरिटी होती है। ठीक है, जैसे अपने मुस्लिम हैं तो उनका क्या है, वो माइनॉरिटी में आते हैं। ठीक, और जैसे भाषा के आधार पर बहुत से एरिया हैं जिन्हें माइनॉरिटी बोला जाता है, जिनकी भाषा लोकल भाषा वहाँ की है। ठीक है, तो उनकी भाषा का मतलब ज़्यादा इंडिया में इतने लोग नहीं बोलते, कम ही लोग बोलते हैं, तो उन्होंने भाषा के आधार पर क्या बोल दिया? माइनॉरिटी। ठीक है, धर्म के नाम पर भी हो, भाषा का, तो वही होते हैं अल्पसंख्यक। ठीक है, जिनकी संख्या कम होती है। ठीक, अल्पसंख्यक लोग उन्हें बोला जाता है। ठीक है, जैसे अपने ईसाई धर्म के लोग हैं, वो भी अल्पसंख्यक में आते हैं, माइनॉरिटी। ठीक, तो ये सब तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण, मतलब वो लोग अल्पसंख्यक हैं अपने इंडिया में, तो उनके हितों का संरक्षण भी करना पड़ेगा, ये मौलिक अधिकार में है। ठीक है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं तो उनको क्या, उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। ठीक, तो आर्टिकल कितने में? 29 में। ठीक, तो ये बात हो गई। अब देखो अंदर समझो क्या है। सांस्कृतिक, भाषा, धर्म, जाति के आधार पर संस्थान से वंचित नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अल्पसंख्यक हैं उन्हें उनकी संस्कृति के हिसाब से अपन वंचित नहीं कर सकते कि तुम इस धर्म के हो। ठीक है, तुम्हारी संस्कृति ऐसी है, बिल्कुल नहीं कर सकते। भाषा के आधार पर भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ईसाई लोग बोल रहे हैं, उनकी इंग्लिश भाषा है। ठीक है, तो एक लोकल एरिया में है उनका एरिया, वहाँ पे वो इंग्लिश लोकल भाषा उनकी बोली जा रही है, वहीं कहीं पर भी यूज़ कर रहे हैं, तो अपन ऐसा नहीं कह सकते उनकी भाषा इंग्लिश है, हम उनको ऐसा नहीं कर सकते। तो भाषा के आधार पर भी उनको अपन मना नहीं कर सकते। ठीक है, धर्म के नाम पर, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। ठीक है, तो धर्म और जाति के आधार पर अपन उनके साथ कुछ, उनकी संस्थान के साथ वंचित नहीं कर सकते। ठीक है, वो कहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस हिंदू कॉलेज में पढ़ सकते हैं, अगर वो मुसलमान है हिंदू कॉलेज में पढ़ सकते हैं, ईसाई हिंदू कॉलेज में पढ़ सकते हैं, उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो उनकी भाषा इंग्लिश है तो उनको वंचित नहीं किया जा सकता। सांस्कृतिक, उनकी कल्चर कैसा है उनका, उसके आधार पर भी उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कर सकते कॉलेज है, हिंदू कॉलेज में मुसलमान को एडमिशन नहीं मिल सकता, ईसाई को नहीं मिल सकता, या फिर उनकी भाषा उर्दू है, उनकी इंग्लिश है, तो उनके आधार पर नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये गलत, अगर ऐसा किया है किसी कॉलेज या स्कूल में तो वो गलत होगा। ठीक है, तो क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कर रहा है आर्टिकल 29, ये याद रखना। ठीक है, तो बस इतना समझ लो, आर्टिकल 29 में ये है। ठीक, और 30 भी इससे ही संबंधित है। 30 को देखो, आर्टिकल 30, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की विधि है। ठीक है, जो माइनॉरिटी की बात करी जा रही है, अल्पसंख्यक, उनको क्या है, शिक्षा संस्थान, वो अपना शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं और उस पर अपने हिसाब से प्रशासन भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मदरसा वगैरह है तो वो खोल सकते हैं। ठीक, और उसको क्या कर सकते हैं, उसमें अपने हिसाब से वो कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं कैसा प्रशासन करना है। ठीक है, अगर उनका जो उर्दू कल्चर है उर्दू ही पढ़ाएंगे उसमें। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होगा, अल्पसंख्यकों को उनको कोई रोक नहीं सकता कि मदरसे क्यों ऐसा सिस्टम। ठीक है, लेकिन एक दायरे में रहेगा, एक कंडीशन रहती है। ऐसा नहीं, जितने भी अपने मौलिक अधिकार है कंडीशन के हिसाब से रहते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया था 29 में बोलने का अधिकार मतलब लिमिट में कुछ ऐसा नहीं बोला जाए जिससे किसी को हानि पहुंचे। ठीक है, तो वो ऐसा ही है। अगर मदरसे वगैरह कुछ खुले हैं ईसाई के, ठीक है, तो अगर ईसाई वगैरह ने अपने स्कूल वगैरह खोल रखे तो उसमें कोई मना नहीं कर सकते। तुमने अलग क्यों खोल रखा है, और उसमें मुसलमान ही क्यों पढ़ा रहे हो, तुम हिंदू को भी पढ़ा सकते हो, बट ऐसा नहीं, क्योंकि उनको अधिकार मिला हुआ अल्पसंख्यकों को। ठीक है, तो याद है, वो लोग अपने यहाँ पर शिक्षा ले सकते हैं हिंदू कॉलेज में, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये क्या पूरी ऑल ओवर इंडिया है, ऐसा कुछ नहीं है विशेष कि उसमें मुसलमान ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है। जैसे हिंदू विश्वविद्यालय है अपना,
तो उसमें मुसलमान ही पढ़ते हैं, ईसाई पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चेक अपने कॉलेज ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसा अपन हिंदू कॉलेज है, जैसे आर्टिकल 29 के तहत अपन देखें जैसे, तो जैसे अपन हिंदू कॉलेज है तो उसमें क्या कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि हिंदू के नाम से कॉलेज तो उसमें हिंदू पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो इसमें ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वगैरह पढ़ाएं, तो ये 29 के हिसाब से यहाँ पे है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है उसी टाइप की, ठीक है। यहाँ पर लेकिन क्या है, अल्पसंख्यकों को अधिकार है वो अपनी अलग शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता अगर वो सही कार्य करने के लिए खोला गया है तो। ये कंडीशन रही, हर कंडीशन तो रहती है ना, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है, उनको प्रशासन करने का भी अधिकार, मतलब उसमें अपने हिसाब से वो पढ़ा रहे हैं, अगर उर्दू को उनको पढ़ाना है या कुछ भी पढ़ाना तो उनका है, ठीक है, ठीक, वो सब चीज़ें। और क्या देखो इसी में 30 में, ठीक, 29 को भी थोड़ा यहाँ पे बता दिया। एक चीज़ रह गई थी, जैसे हमने बताया कॉलेज हिंदू कॉलेज है या मुस्लिम कॉलेज हो तो उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर खोल रखा है अल्पसंख्यकों के तहत उन्होंने अपने शिक्षा संस्थान, तो उसमें ऐसा नहीं, फिर वो अपने को अलाउ करें या ना करें ये उनके ऊपर डिपेंड है। अपन ये नहीं कह सकते कि हमें 29 के तहत मिला है शिक्षा का अधिकार, कल्चर है हमारी, तो बहुत सी सब चीज़ें नहीं, ठीक। तो अल्पसंख्यकों से संबंधित है, ये याद रखना 29 और 30। अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षण है 29, इसमें अपन किसी भाषा या सांस्कृतिक या धर्म के आधार पर वंचित नहीं कर सकते किसी संस्थान में, ठीक है। संस्थान का मतलब ये कॉलेज वगैरह है, कोई भी चीज़ हो, ठीक। ऐसे ही 29-30 है, ये भी अल्पसंख्यकों से, तो आर्टिकल ऐसे याद रखना, ठीक है। 29 और 30 में पहले ही बोल रखा है, देखो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ठीक है। तो ये क्या अपना 29 और 30 है अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो 29 है, ठीक है। और अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का प्रशासन अधिकार किसमें, वो है 30 में, ठीक है। और पूरा टोटल कितना है 29 और 30, ये दोनों अधिकार आ जाते हैं। वो किससे संबंधित है, अल्पसंख्यकों से, याद रखना अल्पसंख्यकों, ठीक है। और देखो इसमें एक चीज़, सरकार उन्हें भी धन उपलब्ध कराएगी, तो उन्हें मतलब अगर ये संस्थान वगैरह खुल रहे हैं तो इसमें पैसों की अगर कुछ ज़रूरत पड़ रही है तो गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प करती है, ठीक है। मदरसे वगैरह जब खुलते हैं, कुछ भी खुलता है, या ईसाइयों के जो स्कूल कॉलेज खोलते हैं, तो उसमें अल्पसंख्यकों के दायरे में अगर उन्होंने खोला है, ठीक है, तो उसमें क्या गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी, धन की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो धन भी करेगी, ठीक। लेकिन कंडीशन क्या, अगर वो सही है, सही काम के लिए, अगर उसमें कुछ गलत काम वगैरह हो रहे हैं ये सब, तो वो कंडीशन नहीं है, वो किसी के भी लिए नहीं कंडीशन। हर आर्टिकल में कंडीशन है, अपना जो हर मौलिक अधिकार है उसमें कंडीशन है। अपन जैसे बोलने का है अधिकार अपन को मिला है तो कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। अपन को पूछने का RTI वगैरह या अपन पूछने का कुछ भी नहीं पूछ सकते, ये सब चीज़ें हैं, ठीक, क्योंकि कुछ दायरे में होती हैं, इतना याद रखना, ठीक है। तो ये क्या आर्टिकल 29 और 30 हो गया अपना सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ठीक। अब देखो 31 आर्टिकल जो है वो अब आर्टिकल नहीं है, ठीक है, समझो इसे। 31 जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नहीं है, क्यों नहीं है, कब इसे हटा दिया गया, देखो संपत्ति का अधिकार, इसे बोलते हैं संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है। वर्तमान में ये है नहीं, कोई आर्टिकल 31 है नहीं, ठीक। क्यों, क्योंकि इसको क्या कर दिया गया, इसको प्रेजेंट में आर्टिकल 300, ठीक है, 300 जो आर्टिकल अपना संविधान का 300 है, आगे अपन और आर्टिकल पढ़ेंगे, अभी तो 31 पे है। तो जो 300 है उसके ए में सब क्लॉज ए, ठीक है, उसका जो ए है उसमें इसको जोड़ दिया गया है। अब वो क्या बन गया, कानूनी अधिकार, ठीक है, कानूनी अधिकार। पहले क्या था, ये संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ठीक है। मैंने बताया था मौलिक और मूल अधिकार में अंतर। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार ये होते हैं जैसे ना कोई गवर्नमेंट छीन सकती है ना कोई पब्लिक छीन सकती है, ठीक है। लेकिन जो कानूनी अधिकार होते हैं, ठीक है, उनको कौन, गवर्नमेंट छीन सकती है, पब्लिक वगैरह ही नहीं छीन पाएगी, लेकिन गवर्नमेंट उसको कभी भी हटा सकती है या छीन सकती है, तो कानूनी अधिकार वो होते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, लेकिन मूल अधिकार मौलिक अधिकार गवर्नमेंट ही इतनी आसानी से नहीं हटा सकती, ठीक। तो वो है, तो अपना ये मूल अधिकार नहीं रहा है संपत्ति का अधिकार, ठीक। कब हटा दिया गया था, 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तब इसको हटा दिया गया है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है, संपत्ति का अधिकार कहाँ पर है प्रेजेंट में, वो आर्टिकल 300A है, ठीक है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था, तो 1978 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। संशोधन होते रहते हैं संविधान में, क्या होते कैसे होते अपन समझेंगे आगे, बट ये याद रखना संविधान संशोधन, ठीक है। अपन जब पूरी पॉलिटी खत्म कर लेंगे तो हम इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन की एक वीडियो बनाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे क्या बोलते हैं, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, 42 अमेंडमेंट, ठीक है। तो जिस सब अपन समझेंगे बाद में, लेकिन अभी इतना याद रखो 1978 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 44वां।
उसके तहत इसको हटा दिया गया। कहाँ से? आर्टिकल 31 से हटा के कहाँ रख दिया? 301 में। तो ये याद रखना, ठीक है। संविधान संशोधन हुआ था, ठीक। क्यों हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से, मूल अधिकार से, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे मान लो किसी की संपत्ति है, वहाँ पे कुछ बनना है, जैसे इम्पोर्टेंट एरिया है, डिफेंस के लिए कुछ बनना है, या फिर कोई रेल प्रोजेक्ट है, वो वहाँ से गुजरना है, बट वो काम वहाँ पर किसी की क्या संपत्ति आ रही है, ठीक है। अब संपत्ति आ रही है लेकिन वहाँ पर इम्पोर्टेंट अगर उस जगह पर नहीं बना तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है, जैसे बीच में से रेल निकलनी है लेकिन वहाँ पर किसी की संपत्ति है, तो रेल को फिर वहाँ से नहीं निकलने दे रहा, बोल रहा कि मेरी संपत्ति का अधिकार है, मैं इसे नहीं हटूंगा, अगर तुमने कुछ किया तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊँगा, ठीक है। तो फिर उसके अगर रेल जैसे निकल रही तो साइड से कहीं दूर से फिर होकर रेल जाएगी 100-200 किलोमीटर का राउंड लेके, तो उससे क्या गवर्नमेंट को नुकसान भी और लोगों को भी नुकसान होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ डिफेंस की चीज़ बन रही है, उस एरिया मतलब कुछ वहाँ से लोकेशन बिल्कुल फिक्स है, मतलब यहाँ से डिफेंस के लिए सिचुएशन बहुत अच्छी है उस एरिया से, लेकिन वहाँ पर किसी की संपत्ति है वो नहीं दे रहा अपनी संपत्ति, और उसका क्या है? मौलिक अधिकार है। तो वो क्या दिक्कत आएगी, ठीक है। तो क्या दिक्कत, ठीक, तो दिक्कत ये आएगी जैसे मैंने बताया कि कहीं से अगर लोकेशन उसकी डिफेंस वालों कुछ बनाना है, ठीक है, DRDO वगैरह कुछ बनाना है, लेकिन वहाँ से लोग क्या लोकेशन अच्छी आ रही है कि यहाँ से अपन सब कुछ कवर कर सकते, बट कोई संपत्ति देने को नहीं मान रहा है, तो वहाँ पे क्या है गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आई कि यहाँ पर ये वाला एरिया नहीं मिल रहा है और इसका मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार, इसको हम इतनी छीन भी नहीं सकते, तो ठीक है। तो कोई ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही थी संपत्ति को लेकर, तो क्या किया था गवर्नमेंट ने 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया और उसको हटा दिया, ठीक है। इस पर बहुत बहस हुई थी, बहुत केस वगैरह चले थे, लेकिन उसे हटा दिया है, ठीक है, क्योंकि इसके हटाने से किसी मनुष्य की, किसी भी अपने इंडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये हट भी गया तो इससे कोई दिक्कत नहीं है भी, तो इससे कोई मौलिक अधिकारों पे ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अगर हट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बहुत से अधिकार है उन्हें नहीं हटा सकते गवर्नमेंट इतनी आसानी से। बोलने का अधिकार है, ठीक है, जीने का अधिकार है, ये सब नहीं। संपत्ति का अधिकार है, हटा दिया तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आ रही थी इससे। कहीं पर भी संपत्ति की अगर ज़रूरत है तो मतलब आदमी दे नहीं रहा है कि मेरी ज़मीन है, मेरा अधिकार है, ठीक है, इसीलिए इसको कानूनी अधिकार बना दिया, अब इस पर गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर सकती है, ठीक है, इतना, लेकिन अपने जो मौलिक अधिकार हैं उस पर इतना नहीं कर पाती है, इसीलिए इसको हटा दिया गया। याद रखना आर्टिकल 31 में अभी कुछ नहीं है, संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, वो अब कहाँ पर? आर्टिकल 301 में कानूनी अधिकार है। संविधान संशोधन 44वां है, कब हुआ था? 1978। ये 3-4 बातें याद रखना, इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं संपत्ति के अधिकार से, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आर्टिकल 31। आगे देखो, ये इसमें क्या है, देखो अपन जो 19 पढ़ रहे थे उसमें 19 के हमने सब क्लॉज बताए थे, 6 थे उसके अंदर। बोलने का अधिकार, स्वतंत्र, और ठीक है उसका अधिकार, मीडिया का अधिकार, ये सब अपन ने इसमें देखे थे 19 में, ठीक है। तो 19 में समझे, ठीक, तो 19 में थे तो वो 6 थे, तो 19 में क्या ये संपत्ति का अधिकार भी था। तब कितने थे? टोटल 7 थे, लेकिन मैंने उस टाइम पर इसलिए नहीं बताया क्योंकि संपत्ति का अधिकार जब मैंने सोचा था बताएंगे तभी उसको बता देंगे, ठीक है। तो उसमें उस टाइम पे कितने थे? 7 थे, उसमें भी संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, 19 के सब क्लॉज में। 19 के जो 6 हैं आज प्रेजेंट है, 7 थे, तो एक संपत्ति का भी था उसमें भी। जब यहाँ से हट गया तो ऑटोमेटिकली वहाँ से भी हट गया था वो, ठीक, इसलिए मैंने वहाँ पे 6 ही बताए थे 19 के, तो वीडियो में देख लेना, ठीक। इसलिए मैंने कहा, सोचा कि आगे ही समझाएंगे तो यहाँ पे मैंने समझा दिया, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक। आगे देखो आर्टिकल 32, ठीक है, समझो इसको, आर्टिकल 32 को, इम्पोर्टेंट है, पेपर के भी लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और अपने जो मौलिक अधिकार हैं उनके भी लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो अपने मौलिक अधिकारों को जो सुरक्षा प्रदान करता है वो आर्टिकल 32 ही करता है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो अपने मौलिक अधिकार का कुछ मतलब भी नहीं है इस आर्टिकल के बिना, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू रेमेडीज, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, इसकी भाषा समझो अंदर। संविधान, देखो आर्टिकल 32 को क्या क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा कहा जाता है या हृदय कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संविधान जो अपना पूरा है उसकी आत्मा कैसे कहा जाता है? आर्टिकल 32 को, ठीक है, या हृदय, और किसने कहा था ये भी क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान की जो आत्मा और जो हृदय है वो आर्टिकल 32 है। ये क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक। और ये क्या अपने मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, आर्टिकल 32। इसी के तहत अपन सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक, ये समझ लो।
तो अपन बोलते हैं कि बीच बीच में हम जब बता रहे थे कि अपन सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो इसी आर्टिकल के तहत जा सकते हैं अगर अपने अधिकारों का हनन हो रहा है तो इस आर्टिकल के तहत। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 32 को क्या कहा है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक। हमने बताया जो अपने मौलिक अधिकार है उनका संरक्षक किसे कहते हैं, आर्टिकल 32 को। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही एक मूल अधिकार है। ठीक है, इस मतलब समझ में आ रहा है, जो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला आर्टिकल है वो ही एक अपना मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, मूल अधिकारों का जो अपना संरक्षण का अधिकार है वो स्वयं में ही एक मूल अधिकार है। ठीक, समझ में आ रहा है ना भाषा क्या कहना चाह रहे, तो ये समझ लो। ठीक, तो ये क्या था 32 में, देखो एक और देखो, इस अनुच्छेद के तहत यानी कि आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। ठीक, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 32 में लिखा है, तो ये याद रखना। अपन डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, राइट टू रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में, उसके तहत डायरेक्ट अपन सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, तो वो किस आर्टिकल में, तो उसको भी अभी समझ लो, लेकिन जब अपन हाई कोर्ट पढ़ेंगे डिटेल में तब भी समझा देंगे। ठीक है, तो वो आर्टिकल है 226, ये याद रखना। दोनों आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं अपन सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर, हाई कोर्ट में। तो ये याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 32। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, इंपॉर्टेंट लिख दिया। ठीक, इसके बिना अपने मौलिक अधिकार है ही नहीं, समझो। तो ये 32 देखो, और इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। रिट जारी करता है, रिट का मतलब होता है ऑर्डर टू कोर्ट या ऑर्डर देना। ठीक है, अगर कोई गलत तरीके से कुछ कर रहा है तो उसको ऑर्डर देना, उसे बोलते हैं रिट। तो ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है 5 प्रकार की, वो किस आर्टिकल के तहत करता है, 32 के तहत। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करता है रिट जारी, 226 के तहत। ठीक है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो पूछा जाता है 5 प्रकार, कितने प्रकार की रिट, 5। कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत, और 226 के तहत हाई कोर्ट। ठीक है, देखो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश हिंदी में, इंग्लिश में तो सबको याद रहता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो उच्चतम न्यायालय जो है वो होता है सुप्रीम कोर्ट, और जो उच्च न्यायालय होता है वो होता है हाई कोर्ट। ठीक, याद रखना। और 5 रिटें कौन सी हैं वो देखो, इनको अपन डिटेल में समझेंगे रिटों को। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, कौन सी है, हैबियस कॉर्पस। दूसरी है परमादेश। ठीक, परमादेश। ठीक है, मैंडेमस, इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेमस। ठीक, और तीसरी कौन सी है, अधिकार प्रेच्छा। अधिकार प्रेच्छा इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन। ठीक है, और लास्ट है 5वीं उत्प्रेषण। ठीक, उत्प्रेषण, इसको याद रखना। इसको हिंदी बोलते हैं सर्टियोरियरी, सर्टियोरियरी। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है। ठीक, इंग्लिश में तो इसे बोलते हैं सर्टियोरियरी। ठीक है, याद रखना। तो ये 5 रिटें हैं, जो रिटों का मतलब आदेश सुप्रीम कोर्ट। तो ये 5 रिटें याद रखना, अगर इंग्लिश में याद हो जाए तो इंग्लिश में, हिंदी में या हिंदी में। ठीक, जौन सा नाम सिंपल लगे, ठीक है, हिंदी में लगे तो हिंदी में, इंग्लिश में इंग्लिश में। 5 रिटें याद रखना, इनको अपन डिटेल में समझते हैं। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, इंग्लिश में इसका अर्थ क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर को प्रस्तुत करना। शरीर को मतलब जो बंदी है उसको शरीर सहित या शरीर सहित उसको प्रस्तुत करना। कैसे प्रस्तुत करना, आगे देखो। यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध, अगर किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखा गया है तो उसके विरुद्ध है। ठीक है, समझो इसको कैसे, जैसे आर्टिकल 22 भी मैंने बताया था, उसमें भी ऐसी कंडीशन है। अगर कोई 24 उसमें 22 में क्या था, अगर कोई पुलिस वालों को क्या अपना पास अधिकार है, अगर वो 24 घंटे के अंदर उसके जज के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जहाँ भी हो, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को उसके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा 24 घंटे। अगर वो नहीं कर रहा है तो वही चीज़ है यहाँ पे, अगर वो नहीं कर रहा है, ठीक है, या गलत तरीके से हिरासत में या जबरन हिरासत में रखे हुए, तो क्या है, अगर किसी ने खबर दे दी या किसी ने कुछ बता दिया, उसका कोई रिलेटेड है कि उसको इस व्यक्ति को जबरन या उसको 24 घंटे से अधिक पुलिस रखे हुए है अपने पास, तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ये बात गई तो सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश दे देगा हैबियस कॉर्पस के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण,
और वहाँ पे पहुँचा देगा, कहेगा ये देखो मैंने ये भेज दिया बंदी प्रत्यक्षीकरण, इस व्यक्ति को तुम ले रखे हो उसको मेरे सामने या कोर्ट में लेकर जाओ, इसको प्रस्तुत करो, ठीक है। जबरन तो क्यों कर रहे हो, तो उसकी जांच वगैरह सब करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ किसमें है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको याद रखना, ठीक है। आगे देखो, न्यायालय मामले की जांच करेगा, अगर व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो मैंने बताया अगर जबरदस्ती है तो उसको सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मामला उसका क्या हुआ, अवैध पाया गया व्यक्ति का, तो उसे स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा और पुलिस वालों पर कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है। ये क्या है, पहली रिट है, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक। और 5 रिटें ऐसी नहीं है क्रम से याद कर लो, जैसे याद हो जाए कोई इसका वो नहीं है, ठीक है। चाहे ये पहले याद कर लो या वो पहले याद कर लो ना, ऐसे पूछा जाता क्रम से लगाओ, कोई क्रम नहीं है, बट याद होनी चाहिए, ठीक, थोड़ी समझ में आनी चाहिए। पहली हो गई, समझ में आ गया होगा। दूसरी देखो, परमादेश, इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेमस, ठीक है। परमादेश का मतलब क्या होता है, हम आदेश देते हैं, हम मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, हम आदेश देते हैं। आगे समझो और समझ में आएगा, ठीक है। देखो, न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है, ठीक है। क्या जारी किया जाता है, जैसे कोई सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति का पब्लिक गवर्नमेंट वाला है, पुलिस वाला हो, कोई भी हो, अगर वो क्या सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक अधिकारी मतलब पब्लिक वाले जो अधिकारी होते हैं, पब्लिक, ठीक है, जैसे अपनी पुलिस वगैरह है, डॉक्टर वगैरह हैं, तो ये सब चीज़ें उनको जारी किया जाता है। अगर वो गलत तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन दे दे या कुछ बता दे कि यहाँ पर गलत तरीके से कार्य हो रहा है, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, गलत है, तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम आदेश देते हैं, परमादेश देते हैं, हम अपना आदेश जारी करते हैं तुम्हारे खिलाफ, तो ये क्या हो रहा है, तो उसके खिलाफ, तो ये याद रखना, ठीक है। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ये आदेश, ठीक। तो इतनी भाषा में थोड़ा सा याद रखो, सिंपल, ठीक है। इसके अंदर इतना टफ नहीं है, इसको समझ सकते, बट इनका जो भाषा है इनको थोड़ा याद रखना। और इनके खिलाफ अपन जारी नहीं कर सकते, देखो, निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध गैर संवैधानिक विभाग के और राष्ट्रपति और राज्यपाल के विभाग, मतलब जैसे कोई प्राइवेट है, टीचर है, अब वो पढ़ा रहा है, ठीक है, 2 घंटे पढ़ा रहा है, 8 घंटे पढ़ा रहा है, ठीक है, अपन कहो नहीं मैं तो हमारा इतना मतलब अधिकार है, हम तो 2 ही घंटे पढ़ पाएंगे, हम इससे, तो उसकी क्या निजी है, उस पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन पर सिर्फ कर सकता है न्यायालय, ये याद रखना, ठीक है। प्राइवेट में वो कुछ भी कर रहा है, प्राइवेट अगर कोई कंपनी है प्राइवेट, उसके अंदर क्या हो रहा है, गलत तरीके से वो कर रहा है, तो उसके अंदर इतना वो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पब्लिक गवर्नमेंट अगर सही से काम नहीं कर रहा है, पब्लिक ऑफिसर जो हैं और वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, या अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, कुछ नहीं है, डिले कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए ये आएगा आदेश सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। लेकिन प्राइवेट के लिए नहीं है, समझ में आ रहा है, प्राइवेट वालों के लिए ये कंडीशन नहीं है, ठीक, प्राइवेट वालों के लिए ये कंडीशन नहीं है, वो अपने तरीके से गलत मतलब कर रहे हैं, अब 2 घंटे पढ़ाना है तो 2 घंटे नहीं पढ़ा रहे हैं, कोचिंग जैसा, ठीक है, प्राइवेट स्कूल जैसे प्राइवेट कोचिंग है, 2 घंटे पढ़ा दिया, 4 घंटे पढ़ा दिया, 8 घंटे पढ़ा दिया, तो उनके ऊपर डिपेंड है। बट गवर्नमेंट में जो टाइमिंग है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है 10 बजे से 4 बजे तक है, उसमें पढ़ाना ही पढ़ाना है, उसमें है नहीं पैर डाल के सो रहे हो, मूंगफली चबा रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, वहाँ पे एक्शन लिया जाएगा तुरंत, ठीक है, परमादेश के तहत। बट जो अपनी प्राइवेट कोचिंग वाले हैं उनके अंडर की वो बात है, वो 2 घंटे ही पढ़ा सकते हैं, 4 घंटे ही पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो टाइमिंग रहती है उसके बीच में अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है, या फिर ऐसे ही कर रहा है, डिले कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर एक्शन ले जाए, समझ में आया। तो ये प्राइवेट के लिए नहीं है, बट गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट बोल सकते हैं जिन्हें, ठीक, तो ये याद रखना। तो ये परमादेश यानी कि दूसरी डिट समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो याद रखना। तो ये क्या इतना इम्पोर्टेंट, मतलब वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारे के प्री और जो उसमें कम आती हैं, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन प्री में भी बन जाते हैं कि ये वाली चीज़ कहाँ पर कही गई, तो ये बन जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। लेकिन ये वहाँ पर नहीं आती है, वहाँ पर जैसे छोटे एग्जाम उनमें इतना नहीं पूछा जाएगा डीपली, उसमें इतना पूछा जाएगा किस आर्टिकल के तहत रिट जारी की जाती है, वो सब पूछा जाता है, ठीक है, तो समझ लो अच्छे से। तीसरा क्या है, अधिकार परीक्षा, क्यूबेरेंटो, ठीक है, अधिकार परीक्षा, इसका मतलब क्या होता है, प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, अर्थ इसका होता है, आगे समझो क्या है,
या किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। ठीक है, मतलब भाषा देखो, समझो क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कोई व्यक्ति अगर लोक कार्यालय में, ठीक है, अगर अवैध तरीके से उसमें शामिल हुआ है, जैसे पैसे दे के बिना एग्ज़ाम के कोई व्यक्ति की जॉब लग गई, ठीक है, रुपए दे के उसने जॉब ले ली गवर्नमेंट में, ठीक है, पुलिस विभाग में ले ली, डॉक्टर में ले ली, ठीक, कहीं पर भी लेगी, तो उसके लिए है ये चीज़। ठीक है, अधिकार परीक्षा, अगर तुम उस अधिकार के लिए नहीं हो तो ये तुम्हारे खिलाफ होगा। तो वो आदेश देगा, कौन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कि ये गलत, तो यहाँ पर गलत हो रहा है, गलत तरीके से इसको ज्वाइनिंग मिली है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो वो ये यहाँ पर वारंट के द्वारा, तो जो क्या है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वाले आएंगे या उसके तहत जो भी आए, तो कहेंगे मैं वारंट के द्वारा, यानी कि मेरे अधिकार है कि तुम यहाँ पर गलत तरीके से कार्य कर रहे हो, मतलब गलत तरीके से तुम्हारी ज्वाइनिंग हुई, ये सब चीज़ें। ठीक है, गवर्नमेंट की बात है, प्राइवेट में नहीं है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में कोई रुपए दे के जॉब ले रहा है, या किसी ने दे दिए ज़्यादा रुपए तो प्राइवेट जॉब लग गई उसकी, तो वो कंपनी में वहाँ पे कुछ नहीं हो। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हो, अगर ऐसा पाया गया तो उसकी नौकरी जाएगी और सब कुछ उसने अभी तक जितना भी इसका यूज किया है रुपए पैसों का, वो सब। ठीक है, तो वो ये अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता है। गलत तरीके से अगर किसी की जॉब लगी तो उसके लिए ये सब चीज़ है। ठीक है, आगे देखो, कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच होगी। जो कर्मचारी है, जो कोई भी है, उस पद पे गया है तो उसकी संवैधानिक जांच होगी, अगर पाया जाता है तो उसको हटा दिया जाएगा, और उसका अभी तक का जितना भी हो सब संविधान के तहत होगा, वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल समझ में आएगा, ये रिट समझ में आई होगी, अधिकार ये वाला, अधिकार परीक्षा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, रिट कौन सी है, प्रतिषेध। ठीक है, अब देखो समझो, इसमें प्रतिषेध में क्या है, इसमें देखो, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, अर्थ होता है इसका मतलब रोकना। रोकने का मतलब क्या है, देखो, किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए। ठीक है, ऐसी भाषा को समझो, अपन अंदर समझते क्या अधीनस्थ न्यायालय का मतलब हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे कौन है, अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तीन ही कोर्ट होते हैं, तो अधीनस्थ उसके नीचे कार्य करने वाला अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, उसके नीचे कार्य कर, तो किसी उच्च न्यायालय, कोई भी उच्च न्यायालय हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, उसको द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को उसे रोकने के लिए। ठीक है, जैसे कोई कार्य डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए नहीं है, ठीक है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस पर कार्य कर रहा है, मतलब फैसला सुन रहा है या कार्रवाई चल रही है, तो वो गलत तरीके से अगर कोई उसको इन्फॉर्मेशन कर देगा तो सुप्रीम कोर्ट या उसके ऊपर क्या है, हाई कोर्ट, वो क्या ऑर्डर जारी करेगा, प्रतिषेध ऑर्डर। ठीक है, प्रतिषेध या प्रोहिबिशन, उसको ऑर्डर जारी करेगा, उसको रुकवा देगा कि ये केस चल रहा है, ये तुम्हारे अंडर नहीं आता है। ठीक है, तो उसको तुरंत रुकवा देगा। ठीक, इतना याद रखना। ठीक है, इसमें प्रतिषेध में ऐसे हाई कोर्ट में कुछ चल रहा है या हाई कोर्ट दूसरी जगह केस चल रहा है किसी व्यक्ति का, ठीक है, जैसे एमपी का केस है, ग्वालियर का केस है, वो जयपुर या लखनऊ यूपी वाले हाई कोर्ट में चल रहा है, तो उसको भी स्टे लगा, वो रोक देगा। ठीक है, या स्टे लगा देगा, याद रखना। ठीक है, रोकना या स्टे लगाना, तो कौन लगाएगा, उसके ऊपर है। या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है तो उसके ऊपर है हाई कोर्ट, तो वो लगा देगा। हाई कोर्ट है तो उसके ऊपर कौन लगाएगा, तो उसको लगा देगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये याद रखना, उसके अधीनस्थ का मतलब उसके अंडर कार्य करने वाले न्यायालय, तो इसको याद रखना। मतलब उसमें गलत तरीके से हो रहा है, मतलब ठीक है, फैसला नहीं आ रहा बट उस पर केस चल रहा है, लेकिन वो केस कहाँ चल रहा है, जहाँ चलना चाहिए वहाँ नहीं चल रहा है, दूसरे हाई कोर्ट में चल रहा है। इतना याद रखना प्रतिषेध में। ठीक, प्रतिषेध में, प्रोहिबिशन में। ठीक है, अब अगली और पांचवी देखो, लास्ट, इसमें क्या है, पांचवी रिट। ठीक है, पांचवा आदेश जो जारी करता है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण इंग्लिश में बोलते हैं सर्टियोरियरी, सर्टियोरियरी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लेना। इसका मतलब होता है सूचना देना या सूचित करना। किसे सूचित करना, देखो, कोई उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय, जैसे ऊपर हमें बताया अधीनस्थ न्यायालय, उसके नीचे कार्य करने वाले को सूचित करेगा। कैसे करेगा, जैसे कोई फैसला आ गया, ठीक है, क्या फैसला आया, जैसे अभी केस चल रहा था ऊपर वाली रिट में, ठीक है, तो उसको रोक दिया गया उसके ऊपर वाले कोर्ट ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, केस चल रहा है लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है उसके ऊपर वाले न्यायालय को। केस चलने के बाद उसको क्या हुआ, उसको वो भी होगी, सज़ा भी होगी, जैसे किसी को फांसी की सज़ा हो गई, ठीक है, हाई कोर्ट के तहत, ठीक, जैसे अगले महीने उसको क्या है, फांसी की सज़ा बोलनी है। ठीक है, उसको फांसी की सज़ा बोलनी है, तो क्या हुआ, लेकिन किसी ने उसको तब तक इन्फॉर्मेशन नहीं की उसके हाई कोर्ट को कि यहाँ पर गलत तरीके से, ग्वालियर वाला है कोई भी हो, ठीक है, एमपी का कोई भी केस हो, अगर यूपी के हाई कोर्ट में चल रहा है, राजस्थान के हाई कोर्ट में चल रहा है, तो वो क्या
उसको जांच करेगा वो, क्योंकि वहाँ पे क्यों चल रहा है, यहाँ पे चलना चाहिए, यहाँ पर भी तो हाई कोर्ट है। ठीक है, इसीलिए तो हाई कोर्ट बनाए जाते हैं। तो ठीक है, तो वो तो क्या चल रहा है तो यहाँ पर तो देख लिया उन्होंने, बट चलने के बाद क्या यहाँ पर फैसला भी दे दिया उन्होंने। वहाँ पर ऊपर वाले में क्या फैसला नहीं दिया था, यहाँ पर फैसला भी सुना दिया। जैसे अगले महीने किसी को व्यक्ति को फांसी है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति फिर सुप्रीम कोर्ट को, जैसे उसके पास किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट क्या उत्प्रेषण के तहत आदेश जारी करेगा कि ये गलत है, इसको तुमने क्यों सज़ा दी, इसको मैं जांच करूंगा। ठीक है, अगर सज़ा पाई जाती तो ठीक है, नहीं पाई जाती तो गलत तरीके से इसको फ्री कर दिया जाएगा, अगर गलत तरीके से इसको सज़ा मिली है। ठीक है, तो फैसले के बाद कुछ कंडीशन क्या है, देखो क्या अपने क्षेत्र अधिकार, मैंने बताया क्षेत्र अधिकार मतलब कहीं का केस कहीं चल रहा है, तो वो क्षेत्र अधिकार के अगर खिलाफ है वो फैसला आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट या उसके ऊपर का जो भी हाई कोर्ट है, अगर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है तो हाई कोर्ट उसकी जांच करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, क्षेत्र अधिकार से अधिक अगर ऊपर वो चल रहा है। ठीक है, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जिला कहीं का कहीं पर केस चल रहा है तो उसको कैंसिल कर देगा कौन, उसके ऊपर वाला कोर्ट। ठीक है, अनुचित न्याय मतलब गलत तरीके से अगर न्याय दिया गया है, ठीक, तो उसको भी क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा उसको ऊपर वाला कोर्ट। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट है, फिर नीचे हाई कोर्ट है, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर इसने दिया है तो ये कैंसिल कर देगा, इसने दिया है तो ये कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये क्या है, अनुचित न्याय। अप्राकृतिक तरीके, अब अगला क्या है, अप्राकृतिक तरीके से। अप्राकृतिक तरीके से मतलब वही तरीका है, नेचुरल तरीके से, मतलब उस कंडीशन के हिसाब से उसको न्याय नहीं दिया गया, गलत तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो वही सब चीज़ें। तो इन कंडीशनों के हिसाब से क्या है, अगर अगर ये कंडीशन बन रही हैं, ठीक है, तो क्या है, उसके ऊपर वाले जो कोर्ट है उसको कैंसिल कर देंगे, उसकी जांच करके फिर आगे प्रोसेस करेंगे। तो ये समझना। ठीक, तो जो लास्ट के जो दो हैं वो क्या है, अपने न्यायालय से संबंधित हैं। ठीक है, क्रम कोई नहीं है, कहीं पर भी समझ सकते हैं इनको आगे पीछे, लेकिन क्रम से थोड़ा बता दिया क्योंकि लास्ट के जो दो हैं वो न्यायालय से संबंधित है। आर्टिकल ये प्रति और जो ऑर्डर है, रिट है, ठीक है, न्यायालय से, तो इसको याद रखना। तो ये अपनी क्या हो गई, 5 रिट हो गई। ठीक है, 5 और रिट अपन ने अच्छे से समझ ली। ठीक, तो ये याद रखना किस आर्टिकल के तहत की जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत होती हैं और हाई कोर्ट में होती हैं आर्टिकल 226 के तहत। यहाँ से क्वेश्चन बनते इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये अपन ने समझ लिया। आर्टिकल 29 और 30 देख लिया अपन ने, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक वाले, और आर्टिकल 32 देख लिया, 31 को भी समझ लिया, संपत्ति के अधिकार को। ठीक, और 32 की डेटा देख ली, ये इंपॉर्टेंट है। अब अपन अगले वीडियो में क्या देखेंगे, आर्टिकल 33 में क्या है, 34 में क्या है, ठीक है, आर्टिकल 35 में क्या है। तो फिर क्या अपने हो जाएंगे मौलिक अधिकार समाप्त। ठीक, तो मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे अपने, समाप्त हो जाएंगे। फिर अपन आगे देखेंगे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो अपन देखेंगे। ठीक है, वो आर्टिकल कहाँ से ले जाएं, 35 तक ये हो गए, ये हो जाए 36 से 51 ए तक, 51 का ए तक DPSP। ठीक है, तो वो अपन समझ लेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।